जो पानी से नहाता है वो लिबास बदलता है, जो पसीनों से नहाता है वो इतिहास बदलता है। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपका साथी के आर चौधरी। साथी, हम जो बात कर रहे थे, हमारा जो बिंदु है वो चल रहा था, वो हम दीर्घ संधि है उसको लेकर हम बात कर रहे थे। दीर्घ संधि से जो बनने वाले उदाहरण है, ए है, ई है, ऊ है, इनसे बनने वाले जो उदाहरण है उनको लेकर हमने बात कर लिया था। आज हम जो बात करेंगे, आज हमारा जो सेशन चलेगा वो चलेगा साहब दीर्घ संधि के अपवाद। तो हम बात करेंगे साहब दीर्घ स्वर संधि के अपवाद। दीर्घ स्वर संधि के अपवाद है उनको लेकर हम बात करने वाले हैं कि इसमें जो अपवाद है वो कौन कौन से होने वाले हैं, कैसे कैसे ध्यान रखना है। अपवाद क्या होता है पहले तो ये समझिएगा। अपवाद का मतलब वो क्या है कि जहां संधि का नियम लगे लेकिन संधि के अनुसार बदलाव नहीं होता है, वो अपवाद की श्रेणी में शामिल किया जाता है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा साहब कि यहाँ संधि का तो नियम लग रहा है लेकिन संधि के अनुसार बदलाव नहीं हो रहा है, तो ये किस में आ जाएंगे, अपवाद में आ जाते हैं। अब ऐसे कौन कौन से उदाहरण हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, उनको लेकर हम समझने का प्रयास है वो करने वाले हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जैसे कि यहाँ से जो एग्जाम में जो प्रश्न आता है साथियों, वो ये पूछा जाता है कि इस शब्द का संधि विच्छेद क्या है और इसमें संधि कौन सी होने वाली है। तो हम कुछ उदाहरण हैं जो बार बार रिपीट होते रहते हैं, उनको लेकर हम बात करते हैं। जैसे कि हमारे पास में शब्द आता है साहब मार्त प्लस अंड है, वो आता है। अब हम बात करें, देखो माँ तो ऐसा कैसा गया, पहला पद का अंतिम क्या है, तय है। तय में क्या साहब, ए है। इधर क्या आ गया, तो इधर आ गया अंड है, वो आ गया। बताओ ए और ए मिलकर क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। ये हमने आ कर दिया, मिलाएंगे तो ये हो गया माँ, रे और तय दोनों व्यंजन है साहब। तय में आ मिल गया, ता हो गया। अब ये रे होगा ना, आगामी वर्ण के ऊपर भेज दिया और शेष क्या है वो हमने ऐसा का ऐसा लिख दिया। तो ये बन गया साहब मारतांड है ना, वो बन गया। लेकिन इसका शुद्ध रूप होता है वो होता है साहब मारतंड, मारतंड होता है। अब ये अशुद्ध है ना, वो क्यों माना जाता है, यानी कि ये जो संधि है, यहाँ पर संधि का तो नियम लग रहा है लेकिन फिर भी ये जो शब्द बना है ये अशुद्ध क्यों माना गया। ये इसलिए माना गया कि इसका कोई सार्थक अर्थ नहीं होता है। सार्थक अर्थ का मतलब होता है साहब कि इसमें कोई ना कोई अर्थ होना चाहिए, तभी क्या होता है वो शब्द है ना वो शुद्ध माना जाता है। तो यहाँ पर मारतंड जो शब्द है ये शुद्ध माना गया है। यही शुद्ध क्यों माना गया साहब, क्योंकि मारतंड जो शब्द होता है उसका मतलब होता है सूर्य। तो यहाँ पर सूर्य है तो इसलिए क्या हो गया, मारतंड है ना वो शुद्ध माना गया है। समझ में आ गया। तो यहाँ पर मारतांड है, संधि से के अनुसार तो क्या बन रहा है, मारतांड। लेकिन शुद्ध रूप कौन सा होगा, मारतंड होगा। यही इसका शुद्ध रूप है, वो माना जाता है। ठीक है भाई। इसी प्रकार देखो, जैसे कि अगर मैं बात करूं, जैसे कि हमारे पास में शब्द आ गया साहब सार प्लस अंग। सार प्लस अंग है, वो आ गया। तो ये देखो सा तो ऐसा कैसा गया, संधि कहाँ पर होती है, तो पहला पद का अंतिम वर्ण हो, है ना, और द्वितीय पद का क्या होना चाहिए साहब, पहला वर्ण होना चाहिए। तो ए और ए मिलकर क्या हो गया, आ हो गया। ऊपर क्या आ गया साहब, अनुस्वार आ गया। मिलाएंगे तो ये हो गया सा, रे में देखो आ मिल जाएगा तो हो जाएगा रा, ऊपर क्या है अनुस्वार है और शेष क्या जाएगा गए। तो शब्द क्या बन गया हमारे पास में, सारंग बन गया। लेकिन इसका जो शुद्ध रूप होने वाला है वो क्या होगा, तो वो होगा साहब सारंग। अब सारंग है वही क्यों होगा साहब, सारंग है ना, ये सारंग इसलिए होगा कि इसका ना इसका अर्थ होता है, इसको बोला करते हैं साहब पशु पक्षी है ना, उसको क्या बोला करते हैं, सारंग है वो बोला करते हैं। तो पशु पक्षी इसका अर्थ निकल रहा है, सार्थक अर्थ निकल रहा है, इसलिए यहाँ पर जो सारंग जो शब्द है ना वो शुद्ध माना जाएगा। अब एग्जामिनर हमसे पूछेगा कि बताओ सारंग शब्द है, ये जो सारंग शब्द है इसका संधि विच्छेद क्या होगा, तो आप बताएंगे साहब सार प्लस अंग है, ये पूछा जाएगा। यह पूछता है कि बताओ सारंग शब्द है इसमें संधि कौन सी है, तो आप बताएंगे साहब इसमें दीर्घ संधि है। समझ में आ गया। ये क्या है, अपवाद है। अपवाद का मतलब हो गया जहां संधि का नियम लगे लेकिन संधि के अनुसार बदलाव नहीं हो, वो क्या हो जाएगा, अपवाद माना जाएगा। समझ में आ गया भाई। ऐसे देखो, जैसे हमारे पास में शब्द आता है साहब कुल धन अटा, कुल धन अटा आ गया। तो ये देखो कु तो ऐसा कैसा गया, पहला पद का अंतिम लय है साहब, और लय में क्या है, ए है। इधर क्या आ गया, इधर आ गया साहब अटा आ गया। इधर ए और ए मिलकर क्या हो जाएगा साहब, आ हो जाएगा। मिलाएंगे तो ये कु तो ऐसा कैसा गया, ले में आ हो गया तो ला हो गया और शेष क्या आ गया, टा गया। तो ये क्या बन गया साहब, कुलाटा बन गया। शुद्ध रूप है ना वो कौन सा बनता है साहब, कुलाटा बनता है। लेकिन इसका शुद्ध रूप है ना वो कौन सा होगा, तो वो होगा साहब कुलटा। अब कुलटा का क्या मतलब होता है, तो कुलटा का मतलब होता है कुल के अनुसार, कुल के अनुसार अनुसार आचरण आचरण न करने वाली स्त्री। कुल के अनुसार आचरण न करने वाली स्त्री है वो क्या कहलाती है साहब, कुलटा कहलाती है। तो यहाँ पर आ जाएगा कुलटा शब्द है, कुलटा शब्द है, इसमें संधि कौन सी है, तो साहब दीर्घ है। इसका संधि विच्छेद क्या है, तो कुलधन अटा है। कुलटा शब्द का अगर विलोम शब्द पूछा जाए कि कुलटा शब्द का विलोम शब्द क्या है, तो आप बताएंगे साहब पतिव्रता है। कुलटा का मतलब जो पर पुरुष से प्रेम करती है, दूसरे पुरुष से प्रेम करती है, वह विवाहित स्त्री जो दूसरे पुरुष से प्रेम करती है अपने पति के अलावा, वो क्या कहलाती है, कुलटा कहलाती है। तो यहाँ पर कुलटा का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, पतिव्रता।
और उल्टा शब्द है, अगर पूछेगा संधि पूछेगा तो आप बता देंगे साहब दीर्घ संधि है। ठीक है ना। चलो साहब, इसके बाद में देखो जैसे आता है साहब कारक प्लस अंधु, कारक प्लस अंधु है वो आ गया। तो देखो ये कह तो ऐसा कैसा गया, क्या पहला पद का अंतिम क्या है, क है ना, क है। अगर क में से अगर हम क्या निकालेंगे साहब, ए निकालेंगे। इसके बाद में क्या आ गया, इसके बाद में आ गया अंधु। बताओ ए और ए मिलकर क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। तो ये हमने आ कर दिया। अब मिलाएंगे, देखो ये कह तो ऐसा कैसा गया, रे और क दोनों व्यंजन है। क में देखो आ मिल गया तो क्या हो गया, का हो गया। ये रे था ना, आगामी वर्ण के ऊपर भेज दिया। और शेष क्या है, तो शेष है न और दू है। तो बताओ शब्द क्या बन गया हमारे पास में, कार कांदू हबू बन गया। लेकिन इसका शुद्ध रूप होगा वो क्या होगा, तो वो होने वाला साहब करकंदू है ना। ये बनेगा करकंदू है, वो इसका शुद्ध रूप है वो बनने वाला है। अब करकंदू शब्द का क्या अर्थ होता है साहब, तो ये संस्कृत में एक ऋषि का नाम है। ये क्या हो जाएगा, एक संस्कृत है, संस्कृत में ऋषि का नाम है वो माना जाता है। तो ये करकंदू होगा। अब करकंदू का शुद्ध रूप क्या हो जाएगा, करकंदू तो ये है ही, संधि के अनुसार कारकंदू बन रहा है, लेकिन शुद्ध रूप करकंदू हो गया। इसका संधि विच्छेद कारक प्लस अंधु हो जाएगा। ऐसे आता है साहब सकंदू आता है, तो सक धन अंधु, सक धन अंधु है वो आता है। तो ये देखो स है, पहला पद का अंतिम क है, क में ए आ गया। इसके बाद में क्या आया साहब, तो इसके बाद में आया अंधु। बताओ ए और ए मिलकर क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। तो ये हमने आ कर दिया। अब देखो स में आ, स तो ऐसा कैसा गया, क में आ मिल गया तो का हो गया, और शेष हमने ऐसा कैसा लिख दिया। तो शब्द क्या बन गया हमारे पास में, सकांदु है वो बन गया, सकांदु बन गया। लेकिन इसका भी शुद्ध रूप है वो क्या होगा, तो ये भी माना जाएगा साहब सकंदु, शकंदु है वो माना जाएगा। तो सकधन अंधु से क्या बनता है, सकंदु बनता है। सकंदु है, इसका भी अर्थ क्या होता है, तो ये दोनों है ना, सकंदु और करकंदु है। ये दोनों जो शब्द है हमारे आने वाले हैं, सकंदु और करकंदु है। इन दोनों का जो अर्थ होने वाला है साहब, ये होने वाला है ऋषि मुनियों के नाम, ऋषि मुनियों के नाम, ऋषि मुनियों के नाम है। ऋषि मुनियों के जो नाम है वो किस में आ जाएंगे साहब आपका, तो सकंदु और करकंदु है वो आ जाएंगे। तो ऋषि मुनियों के नाम होंगे वो शकंदु और करकंदु है, उसमें आ जाता है। तो यहां पर क्या लग रहा है साहब, संधि का नियम लग रहा है। संधि के अनुसार शब्द भी बन रहे हैं, लेकिन इसका कोई सार्थक अर्थ नहीं हो रहा, सार्थक अर्थ नहीं हो रहा। इसलिए यहां पर क्या होगा, ये शब्द बनेंगे और इनका अर्थ ना होने वाला। इनका ऋषि मुनि हो गया, इसका कुलटा है कुल के अनुसार आचरण करने वाली स्त्री हो गया। यहाँ पर सारंग है, इसका पशु पक्षी हो गया। और मार्दंड है, इसका मतलब हो गया साहब सूर्य। तो यहाँ पर सब तो ये बन रहे हैं, लेकिन फिर भी इनके अनुसार जो बनने वाला जो रूप है, उनका सार्थक शब्द अर्थ है वो नहीं बन रहा है। इसलिए इनका शुद्ध रूप क्या होने वाला साहब, ये होने वाला है। इसके अलावा कुछ ऐसे शब्द हैं साहब जिनके दो दो अर्थ निकलेंगे, और दो दो शब्द बनेंगे, दोनों का ही अर्थ वो निकलने वाला है। जैसे जैसे हमारे पास में शब्द आता है साहब अप प्लस अंग, यहाँ पर आ जाएगा अप प्लस अंग है वो आता है साहब, अप प्लस अंग। तो ये अ है, पहला पद का अंतिम प है, प में अ है साहब। इधर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा अंग। बताओ अ और अ मिलकर क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा, ऊपर अनुस्वार आ गया है ना। अब मिलाएंगे तो अब एक तो क्या हो गया, अ तो ऐसा कैसा गया, प में देखो आ मिल गया तो पा हो गया, और शेष क्या आ गया, गया। तो ये क्या बन गया, अपांग बन गया है ना, अपांग बन गया। और एक अपांग ना, इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है आंख की कोर, आंख की कोर है, आंख की कोर है, उसके लिए किसका प्रयोग होता है, अपांग का। और एक रूप है ना वो बनता है साहब अपंग, अपंग। अपंग का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है अंग रहित, अंग रहित होता है, उसके लिए प्रयोग है वो होता है अपंग का। तो यहां पर प्रश्न आएगा कि बताओ अपांग, अपंग जो शब्द है इसमें संधि कौन सी है, तो आप बताएंगे साहब इसमें दीर्घ संधि है। अपंग का संधि विच्छेद क्या है, तो अप प्लस अंग है। दूसरा आएगा कि साहब अपांग जो शब्द है इससे संधि कौन सी है, तो आप बता देंगे साहब दीर्घ संधि है। इसका संधि विच्छेद क्या होगा, तो अप प्लस अंग है, इसका संधि विच्छेद होने वाला है। तो अगर दोनों प्रकार से कैसे भी आ जाए, यहाँ पर तो अपांग को आपने देख लिया कि यहाँ पर तो देखो पा में आ रहा है, तो पा में आ आपने देखा और देखने आप समझ गए साहब इसमें दीर्घ संधि है। लेकिन यहाँ पर अपंग है, इसमें आपने देखेंगे तो इसमें देखो कोई भी मात्रा नहीं दिख रही है आपको। अब मात्रा नहीं दिख रही तो ऐसे लगता है कि यार इसमें कोई संधि है या नहीं है, लेकिन इसमें संधि है। ये क्या है, अपवाद है। ये तो क्या हो गया, इसका उदाहरण हो गया, ये इसका अपवाद है, अपवाद के रूप में इसका उदाहरण है। दीर्घ संधि का अपवाद के रूप में इसका क्या हो जाएगा साहब, उदाहरण है वो हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से और क्या है भाई, तो जैसे कि हमारे पास में शब्द आता है भाई सीम प्लस अंत, सीम प्लस अंत है वो आता है। तो देखो ये सी तो ऐसा कैसा गया, क्या पहला पद का अंतिम में है, मैं में क्या साहब अ है, इधर क्या आ गया, इधर आ गया अंत आ गया।
इधर ए और ए मिलकर क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। ये हमने अनुस्वार है वो आ गया साहब। मिलाएंगे तो देखो ये सी है, मैं में देखो आ मिल जाएगा तो माँ हो जाएगा, और बाकी क्या आ जाएगा, ऐसा कैसा आ जाएगा। तो एक तो बनता है सीमांत और एक इसका रूप बनता है साहब सीमंत, है ना। एक तो रूप बनता है सीमांत है और एक क्या बनता है, सीमंत बनता है। ये जो सीमांत है ना, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है हद या दायरा। हद या दायरा है उसके लिए इसका प्रयोग वो किया जाता है। हद या दायरे का मतलब क्या है साहब, अपन बोलते हैं ना कि आप अपने हद में रहिएगा, दायरे में रहेगा, यानी कि अपनी सीमाओं के अंदर रहेगा। तो यहाँ पर ये सीमांत शब्द है, इसका भी अर्थ निकल रहा है, और सीमंत है, इसका भी अर्थ निकल रहा है। अब आज सीमंत का क्या अर्थ है, तो सीमंत का मतलब होता है सिर की मांग। सिर की जो मांग है उसके लिए इसका प्रयोग वो किया जाता है। तो सिर की जो मांग है उसके लिए किसका प्रयोग हो जाएगा, सीमंत का प्रयोग होता है। तो अब सीमंत शब्द है, इसमें भी संधि है साहब, इसमें तो कौन सी हो जाएगी, वही दीर्घ है। इसका संधि विच्छेद क्या है, तो सीम प्लस अंत है। सीमांत का क्या होगा, तो सीमांत का भी सीम प्लस अंत है वो होने वाला है ना। दोनों ही इसके रूप है वो बन जाएंगे। तो कुछ ऐसे शब्द होते हैं साहब जिनके दो रूप बनते हैं और दोनों ही शुद्ध माने जाते हैं, दोनों इनका अर्थ निकलता है। अर्थ निकलता है इस वजह से क्या होते हैं, ये दोनों ही रूप है वो इसमें शामिल है, वो कर लिए जाते हैं। तो ये जो उदाहरण है साहब, सीमांत में आ जाए चाहे सीमांत में आ जाए, आप आराम से समझ जाए कि साहब इसमें दीर्घ संधि है, ये याद रखने की बात है। यहाँ पर इनका अर्थ है वो भी निकल रहा है, इसका भी अर्थ निकल रहा है, दोनों ही शुद्ध हो गए, इसलिए यहाँ पर ये हो जाएगा साहब, ठीक है ना। इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं, जैसे कि हमारे पास में आ गया भाई उदाहरण आया, जैसे आया सत्य प्लस नाश, सत्य प्लस नाश। अब देखो ये जो सत्य प्लस नाश है ना, तो देखो स त ये, और ये में देखो क्या है, अ है। अब अगर हम बात करें, देखो इधर क्या आ गया, नाश। अब नाश में क्या है, तो न में आ है, ऐसे तो है। अब यहां पर क्या है, अ है, इधर पहला वर्ण क्या आया, न आया, तो न तो क्या हो गया, व्यंजन है। हम बात करेंगे शवर संधि, इसकी शर्त होती है कि पहला पद का अंतिम वर्ण कोई ना कोई शवर हो, द्वितीय पद का पहला वर्ण है ना वो भी क्या होना चाहिए, शवर होना चाहिए। तो शवर के बाद अगर शवर होगा तो वहां शवर संधि बनती है। तो यहाँ पर तो शवर है, इधर भी शवर है, तो शवर संधि बन रही है। कैसे भाई, देखो यहाँ पर सीमंत में पै में मैं है, मैं में ए था, अंत में भी ए था, ए और ए दोनों शवर है, तो ये शवर संधि बन गई साहब। लेकिन यहाँ हमने देखा कि इस ए के बाद में न आ गया, तो न तो व्यंजन हो गया, तो व्यंजन शवर संधि है। इसमें तो शर्त ये होती है कि भाई शवर संधि, शवर के बाद में शवर होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो व्यंजन आ गया, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर संधि होती है। क्या हो जाता है यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाता है मेरे साथियों, ये जो ना है इस न के स्थान पर क्या हो जाता है, ना हो जाता है भाई। ये जो सत्यानाश है ना वो बन जाता है। तो हम बात करें भाई यहाँ पर क्या होता है, ये जो सत्यानाश जो शब्द बन रहा है यहाँ पर ये का क्या हो गया, या हो गया, यानी कि दीर्घ संधि के अनुसार क्या हो गया, इसमें बदलाव हो गया। तो अब संधि की परिस्थिति तो नहीं बन रही, लेकिन फिर भी यहाँ पर बदलाव हो गया, तो ये क्या आ जाते हैं, अपवाद जाते हैं। अपवाद में हमने बात की कि जहाँ संधि का नियम नहीं लगे लेकिन संधि के अनुसार बदलाव हो जाए, वो क्या हो जाता है, अपवाद में शामिल किया जाता है। समझ में आ गया भाई। ऐसे देखो जैसे शब्द आता है हमारे पास में मूसल प्लस धार, मूसल प्लस धार है वो आता है। अब मूसल प्लस धार है तो देखो मूसल, अब ल में देखो अ है ना, यहाँ पर धार में ध आ गया भाई। ये जो धार है इस धा में क्या है, तो यहाँ पर द है और ध में क्या है, आ है। तो यहाँ पर पहला वर्ण क्या आया, ध ही तो आया, तो ध तो व्यंजन है, लेकिन फिर भी यहाँ पर क्या हो जाता है, मूसलाधार है ना वो बन जाता है। तो यहाँ संधि का नियम नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी संधि के अनुसार क्या हो रहा है, बदलाव हो रहा है। तो ये क्या हो जाता है, अपवाद हो जाता है। जहाँ संधि का नियम नहीं लगे, बदलाव हो जाए, अपवाद के अंदर शामिल कर लिया जाता है। अब पूछा जाएगा कि मूसलाधार शब्द इसमें कौन सी संधि है, तो आप बताएंगे साहब दीर्घ संधि है। मूसलाधार का संधि विच्छेद क्या होगा, तो मूसल प्लस धार होगा। ऐसे सत्यानाश का संधि विच्छेद क्या, तो सत्य प्लस नाश है। संधि कौन सी होगी, तो साहब दीर्घ संधि होने वाली है। समझ में आ गया। इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं, जैसे कि आता है हमारे पास में, जैसे कि शब्द आ गया साहब ये वाला, जैसे आ गया विश्व प्लस मित्र, विश्व प्लस मित्र आ गया। तो ये देखो वि तो ऐसा कैसा गया, ये श ऐसा कैसा गया। अब यहाँ पर क्या हो जाता है, इस व का क्या बन जाता है, माँ बन जाता है। यहाँ पर तो मित्र है, तो मित्र में तो मैं आ गया भाई। ये मी है, इस मी में क्या है, तो मैं है, और यहाँ पर क्या है, ई है। तो पहला वर्ण क्या आया, तो यहाँ पर इस व के बाद में मैं तो आ रहा है, तो मैं आ रहा, तो मैं तो व्यंजन है। इसके बावजूद भी यहाँ पर बदलाव हो जाता है। तो ये क्या बन जाता है साहब, यहाँ पर ये इसका भी क्या बन जाता है, विश्वामित्र है वो बन जाता है। तो विश्व प्लस मित्र से यहाँ पर क्या बन जाएगा, विश्वामित्र है ना वो बन जाता है। विश्व प्लस मित्र से क्या बन जाएगा, विश्वामित्र है वो बन जाता है। तो यहाँ पर संधि की परिस्थिति नहीं बन रही है, लेकिन फिर भी संधि है वो हो रही है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, जहाँ संधि का नियम लगे नहीं, लेकिन फिर संधि के अनुसार क्या हो जाए साहब, बदलाव हो जाए, वो क्या होता है,
अपवाद है उस अपवाद में शामिल कर लिया जाता है। तो यहाँ पर हमने कुछ उदाहरण है, इन उदाहरणों को समझने का प्रयास किया है भाई, है ना, कि कुछ उदाहरण तो ऐसे हैं जहाँ पर सिर्फ क्या है, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ है, यहाँ पर जो है हमने ये देखा है कि कुछ ऐसे उदाहरण है साहब जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है, स्वर है और व्यंजन है, इसके बावजूद भी यहाँ पर क्या हो रहा है साहब, बदलाव हो रहा है। तो बदलाव हो रहा है तो इस प्रकार से बदलाव होने के बाद में भी यहाँ पर जो रूप बनना चाहिए था वो रूप नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा, तो ये किस में आ जाते हैं, अपवाद में शामिल कर लिए जाते हैं। तो ये कुछ उदाहरण थे जो साथियों बार बार रिपीट होते रहते हैं, ये एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो रिपीट होए तो आप आराम से आप इनको आराम से कर पाएंगे। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि मारतंड है ना, सारंग है, कुल्टा है, करकंदू है, सकंदू है। इसी प्रकार से यहाँ पर हमने क्या देखा भाई, अपांग है, सीमांत है, मूसलाधार है, विश्वामित्र है। देखो ऐसे और उदाहरण है, जैसे कि अगर मैं बात करूँ, जैसे कि हमारे पास में आया दीन प्लस नाथ, दीन प्लस नाथ है वो आता है। तो ये देखो दी तो ऐसा कैसा गया, क्या पहला पद का अंतिम न है, न में क्या साहब अ है। अब नाथ में क्या गया, तो यहाँ पर न आ गया, न में क्या है अ है, तो इस अ के बाद देखो नहीं आ रहा है ना, तो ये तो व्यंजन है। अब व्यंजन होने के बाद में भी यहाँ पर क्या होता है साहब, यहाँ पर ये जो है ना इसका रूप है ना वो क्या बन जाता है, तो यहाँ पर बन जाता है साहब दीनानाथ, यहाँ पर क्या बन जाता है, दीनानाथ है वो बन जाता है। तो दीन प्लस नाथ से दीनानाथ हो जाएगा। दीन का मतलब गरीब है और गरीबों का जो नाथ है, स्वामी है, वो क्या कहलाएगा आपका, दीनानाथ कहलाता है। तो यहाँ पर संधि का नियम नहीं लग रहा, लेकिन फिर भी संधि के अनुसार बदलाव हो रहा है, बदलाव हो रहा है, ये क्या हो गया, अपवाद के संदर्भ शामिल कर लिया जाता है। ठीक है ना भाई। तो दीन प्लस नाथ से क्या बन जाएगा आपका, दीनानाथ है वो बन जाता है। तो यहाँ पर भी क्या हो गया, संधि का नियम लगा और संधि के अनुसार क्या हो गया, इस प्रकार से बदलाव हो जाता है। ठीक है ना। ऐसे विश्व प्लस मित्र से क्या बन गया, विश्वामित्र बन गया, मूसल प्लस धार से मूसलाधार बन गया। इसी प्रकार से आता जैसे आता साहब प्रति प्लस घात, प्रति प्लस घात है। अब यहाँ पर देखो ये प्रतिघात है ना, तो इसका भी रूप क्या बन जाता है साहब, ये प्रतिघात है ना वो बन जाता है। तो अब प्रति प्लस घात से प्रतिघात है ना, वो इस प्रकार से रूप है वो बनता है। और ये जो उदाहरण है वो बार बार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं साहब, है ना, बार बार रिपीट होते रहते हैं। अगर मैं बात करूं जैसे कि एक उदाहरण और है, जैसे कि आता साहब अष्ट प्लस 10, अष्ट प्लस 10 है। अब यहाँ पर अष्ट में देखो, यहाँ पर तो अष्ट है ना, इस टाइम में तो देखो अ है और यहाँ पर 10 में द आ गया, लेकिन फिर भी क्या बन जाता है का, अष्टादश है ना वो बन जाता है। तो अष्ट प्लस 10 से भी क्या बन जाता है, अष्टादश है वो बन जाता है। तो यहाँ पर तो संधि का नियम नहीं लग रहा। ये कुछ ऐसे उदाहरण है जहाँ संधि का नियम नहीं लग रहा है ना। कौन कौन से उदाहरण है भाई, ये वाले उदाहरण हो गए। यहाँ पर एक तो सत्य प्लस नाश है, एक मूसल प्लस दार है, एक विश्व प्लस मित्र है, एक दीन प्लस नाथ है, एक प्रति प्लस घात है और एक क्या हो जाएगा साहब, अष्ट प्लस 10 है। ये ऐसे उदाहरण है जहां संधि का नियम नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी संधि के अनुसार बदलाव हो रहा है। तो वो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर ये संधि का नियम नहीं लगने के बाद में भी संधि के अनुसार बदलाव हो रहा है, तो ये भी अपवाद में आते हैं। यहाँ से जो एग्जाम में जो प्रश्न आता है वो दो ही प्रकार से प्रश्न आता है कि बताओ इसमें संधि कौन सी है, तो आप बता दें कि साहब इसमें जो संधि है वो दीर्घ है। इसका संधि विच्छेद क्या है, तो इनका संधि विच्छेद ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा सत्य प्लस नाश से सत्यानाश बन जाता है, मूसल प्लस दार से मूसलाधार बन जाएगा, विश्व प्लस मित्र से विश्वामित्र बन जाता है, दीन प्लस नाश से दीनानाथ हो जाएगा, प्रति प्लस घात से प्रतिघात हो जाएगा, अष्ट प्लस 10 से क्या हो जाता है साहब, अष्टादश हो जाता है। ठीक है ना। वैसे देखो, वैसे तो एक उदाहरण ये भी बनता है, लेकिन इसके दोनों रूप बनते हैं, तो इसलिए ये जो रूप है ना ज्यादा प्रचलित नहीं है। कौन सा, जैसे कि आता है साहब प्रति प्लस हार। अब प्रतिहार है ना, इस प्रतिहार का एक रूप तो बनता है ये वाला, और एक रूप है ना इसका ये बनता है प्रतिहार। ये दोनों रूप बनते हैं। तो इस प्रकार से ये जो उदाहरण होते हैं ना, इनको तो वो एग्जामिनर है वो पूछता नहीं है, क्योंकि प्रतिहार भी बनता है और प्रतिहार ऐसे भी बनता है। तो ये रूप भी बन गया, ये भी बन गया। जब दोनों रूप बनते हैं तो अब एग्जामिनर पूछेगा क्या, भाई ये दे दे प्रति प्लस हार से बताओ कौन सा रूप है वो बनने वाला है, तो प्रतिहार ये बन गया साहब और ये भी बन गया। अब वो इसमें कैसे दे, इसके लिए क्या करता है, जैसे प्रतिहार है ना, इस उदाहरण को वो कम है उसको पूछने का प्रयास वो नहीं करता, क्योंकि ये भी रूप बन गया, ये भी बन गया। ये दे तो इसका संधि विच्छेद भी यही है, ये दे तो इसका संधि विच्छेद भी यही है ना। इसमें भी दीर्घ संधि है, इसमें भी दीर्घ संधि है ना। ये तो संयोग के आधार पर बन गया और ये क्या हो गया रूप परिवर्तन के आधार पर बन गया। तो इस प्रकार से यहाँ पर प्रतिहार वाला जो उदाहरण है वो तो इसको देता नहीं है, और बाकी शेष उदाहरण है ना उनको लेकर हमेशा वो कार्य है वो करता है।
तो अगर ऐसा दिया जाए तो आप आराम से कर पाएंगे। तो ये दीर्घ संधि है, दीर्घ संधि के अपवाद हो गए। कुछ ऐसे उदाहरण हैं जहां पर जिनका एक ही रूप बनता है, एक ही रूप मान्य है, एक ही रूप प्रचलित है। तो वो कौन से हो गए? तो ये हो गया मार्त प्लस अंश से मार्तांड बनता है, लेकिन शुद्ध रूप है वो क्या होगा? मार्तंड होगा। मार्तंड का मतलब होता है सूर्य, इसलिए ये शुद्ध रूप है माना जाता है। शुद्ध भी शब्द भी यही माना जाएगा। ऐसे आता है सार प्लस अंश से सारंग भी बनता है, लेकिन इसका शुद्ध रूप होगा वो सारंग होगा। सारंग का मतलब होता है पशु पक्षी, इसलिए ये ज्यादा शुद्ध माना गया है। ऐसे आता है कुल प्लस अटा से क्या होता है? कुलटा बनता है, और शुद्ध रूप क्या होगा? कुलटा होगा। अब कुलटा होगा यही इसका शुद्ध रूप होगा। कुल धन अटा से क्या बनता है? कुलटा है वो बनता है। तो ये इस प्रकार से बन जाएगा। इसी प्रकार से करक प्लस अंधु से करकंदू बनता है, लेकिन इसका शुद्ध रूप होगा वो क्या होगा? करकंदू होगा। करकंदू ही क्यों होगा? क्योंकि करकंदू है, इसका नाम होता है, ऋषि का नाम है, संस्कृत में ऋषि मुनियों के नाम है वो। शकंदू और करकंदू दोनों रूप है। तो यहाँ पर शक प्लस अंधु से शकंदू बनता है, लेकिन शुद्ध रूप कौन सा होगा? शकंदू होगा, क्योंकि इसका नाम है ऋषि मुनि का नाम। ठीक है ना। इसी प्रकार से यहाँ पर है भाई अप प्लस अंग है, इसे क्या बन जाएगा? अपांग भी बनता है, अपंग भी बनता है। अपांग का मतलब होता है आंख की कोर, और अपंग का मतलब होता है अंगरहित। इसी प्रकार से सीमांत का भी बनता है, सीमांत भी बनता है। सीमांत का मतलब क्या हो जाएगा? हद या दायरा, है ना। और सीमांत का मतलब क्या हो जाएगा? सिर की मांग हो जाएगा। इसी प्रकार से ये तो उदाहरण हो गए साहब, इनमें दो दो उदाहरण बन गए, दोनों रूप बने, दोनों का अर्थ निकल रहा है, तो दोनों इसके शुद्ध रूप माने गए। अब कुछ ऐसे उदाहरण है जहां पर संधि का नियम ही नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी संधि के अनुसार इसमें क्या हो रहा है साहब? बदलाव हो रहा है। बदलाव हो रहा, तो ये भी क्या हो जाएंगे? अपवाद हो जाएंगे। तो सत्य प्लस नाश है, सत्यानाश हो जाएगा। यहाँ पर ये है, ये में अ है, लेकिन यहाँ पर नाश में न आ गया, न आने की वजह से व्यंजन है, फिर भी इसमें बदलाव हो रहा है, तो सत्यानाश बन गया। इसी प्रकार से मूसल प्लस दार से मूसलाधार बन जाएगा। विश्व प्लस मित्र से विश्वामित्र वो बन जाता है। दीन प्लस ना से दीनानाथ हो जाएगा। प्रति प्लस गा से प्रतिघात है। अष्ट प्लस दश से क्या बन जाएगा? अष्टादश है वो बन जाता है। तो ये कुछ उदाहरण थे, लगभग आपके 6 उदाहरण तो जो व्यंजन से बनने वाले हैं। 2 उदाहरण वो हैं जिनमें क्या बनता है साहब? दोनों ही रूप बनते हैं, दोनों ही रूप शुद्ध माने जाते हैं। और ये हो गए आपके 5 उदाहरण है ना। 5 उदाहरण ऐसे हैं जहां पर एक ही रूप बनने वाला है। ये उदाहरण में से अगर प्रश्न में एग्जाम आए, में प्रश्न आए, तो आप आराम से कर पाएंगे। आपको ये चीजें हैं याद रखनी है, किस प्रकार से हैं, क्यों ये शुद्ध था, क्यों अशुद्ध था, इन तमाम बातों को लेकर हमने समझने का प्रयास है वो कर लिया है। ठीक है साथियों, अब हम जो बात करेंगे आगामी जो हमारी क्लास होगी उसमें हम बात करेंगे साहब व्यंजन संधि है, गुण संधि है। गुण संधि को लेकर हम बात करेंगे। गुण संधि में किस किस प्रकार से जो रूप है वो बनता है। फिर गुण संधि में ई वाला पैटर्न, ऊ वाला पैटर्न और री वाला पैटर्न, उनको लेकर हम समझने का प्रयास करेंगे। हमारी जो क्लास है वो लगातार नियमित रूप से आती रहेगी। और तमाम जो साथी चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने का काम है, बेल आइकन क्लिक करने का काम है, वो कर लीजिएगा। इससे फ़ायदा ये होगा कि हमारी जो क्लासें आने वाली है उसका नोटिफिकेशन अब आप तक पहुँच पाए। ठीक है, तो क्लास को शेयर करने का काम है, लाइक करने का काम है ना। वो तमाम जो कार्य जो आप कर सकते हैं, ये चैनल आपका ही है, और इसको बढ़ाने का कार्य है वो भी आपकी जिम्मेदारी है। तो करिएगा प्रयास। मैं हिंदी को कितना सरल, सहज और सुगम्य है वो बनाया जा सकता है, वो मैं प्रयास मेरी तरफ से कर रहा हूँ। आप भी अपनी तरफ से प्रयास करिएगा। ठीक है साथियों, तो फिर मिलते हैं आगामी क्लास में, जिम हम गुण संधि है उसको लेकर हम समझने का प्रयास करेंगे। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।